नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा पक्षी वर्ग के जनरल कैरेक्टर्स में दो उपवर्ग हैं, जिसमें रेटिटी उपवर्ग जो उड़नहीन पक्षी है और दूसरा कैरिनिटी उपवर्ग जो उड़ने वाले पक्षी है, जिनको पैलियोगनेथी उपवर्ग या नियोगनेथी उपवर्ग में रखा गया है। रेटिटी जीवित पक्षियों को दो मौलिक रूप में अपसारी प्रभावों डाइवर्जेंट इवोल्यूशनरी स्टॉक्स यानी नियोगनेथी और कैरिनिटी में रखा गया है। जीवित पंखीन या उड़ानहीन पक्षी उपवर्ग नियोर्निथीज के अधिगण पैलियोगनेथी या रेटिटी से संबंधित होते हैं। यह आधहनवी यानी पैलियोगनेथस, तालु नोतल रहित चाटी सदृश यानी राफ्ट लाइक इसमें संरचना पाई जाती है। उरोस्थी और तरंगित या घुंघराले परों वाला अविलक्षित लक्षण होते हैं। इसमें हम बात करेंगे यहाँ पर रेटिटी और कैरिनिटी में अंतर, यानी ऐसे पक्षी जो रेटिटी उपवर्ग में आते हैं और ऐसे पक्षी जो कैरिनिटी या नियोगनेथी उपवर्ग में आते हैं। इनमें क्या लक्षण है? लक्षण उनकी संरचना के आधार पर दिखते हैं, उनके व्यवहार के आधार पर दिखते हैं। तो पहले संरचना के आधार पर हम देखेंगे, जैसा कि वितरण डिस्ट्रीब्यूशन। पैलियोगनेथी यानी रेटिटी पक्षी सीमित असंतत भारत में नहीं पाए जाते हैं, या अफ्रीका और सऊदी अरब वगैरह जो अरब कंट्रीज है उधर पाए जाते हैं। जबकि नियोगनेथी कैरिनिटी संपूर्ण विश्व में पाए जाते हैं, सर्वदेशीय है। दूसरा है आवास। पैलियोगनेथी रेटिटी या उड़नहीन पक्षी है वो स्थलीय होते हैं, जबकि नियोगनेथी या कैरिनिटी है वो वृक्षवासी, स्थलीय या जलीय सभी प्रकार के हैं। लोकोमोशन, उड़नहीन पक्षी तेज दौड़ते हैं, तेज दौड़ने वाले पक्षी होते हैं, और उड़ने वाले पक्षी उड़ते भी हैं और चलते भी हैं। अमाप, उड़नहीन पक्षी आकार में बड़े होते हैं और नियोगनेथी या कैरिनिटी आकार में छोटे होते हैं। पंख है, पैलियोगनेथी या रेटिटी में पंख अवशेष या अनुपस्थित होते हैं, जबकि नियोगनेथी या कैरिनिटी में पंख भली भांति विकसित होते हैं। टांगे हैं, लेग्स। रेटिटी में बड़ी टांगे होती है, धावी यानी क्रसोरियल जो है तेज दौड़ने के लिए होती है, जबकि नियोगनेथी में विविध प्रकार से अनुकूलित होती है। पिच फेदर्स, अंतर्गर्तन साधन यानी इंटरलॉकिंग मैकेनिज्म रहित पिच्छक स्वतंत्र है, जबकि कैरिनिटी में पिच्छ को और पिच्छ का बर्दों के कारण पिच्छक अंतर्ग्रथित नियमित अपिच्छ क्षेत्रों द्वारा पृथक होता है। पुच्छ पिच्छ यानी कि रेक्ट्रिसेस अनुपस्थित होते हैं, अनियमित अवस्थित हो गया, और यहां पर पंखों के आकार में नियमित रूप से व्यवस्थित होते हैं। अनुपिच्छ, आफ्टरशाफ्ट भली भांति विकसित होती है। अनुपिच्छ यहां पर अल्प विकसित होती है। कोमल पिच्छ जिनको डाउन फेदर्स कहते हैं अनुपस्थित होता है, इधर उपस्थित होता है। इसी तरह श्रृंगी चंचू या आवरण, रैम्पोथेका अनेक खंडों में विभाजित, जबकि इसमें अविभाजित होती है। ऑयल ग्लैंड्स जो होती है प्राय अनुपस्थित होती है रेटिटी में, जबकि कैरिनिटी में उपस्थित होती है। करोटी या सीवन, इसको स्कल स्टिचर्स कहते हैं, अधिकतर समय तक स्पष्ट रहती है और इसमें बहुत शीघ्र लुप्त हो जाती है। तालु का आकार, टाइप ऑफ पैलेट, एमुहनवी यानी कि ड्रोमियोग्नेथस या आधहनवी पैलियोग्नेथस दोनों प्रकार की हो सकती है, जबकि इसमें नियोग्नेथस प्रकार की होती है। कभी कभी एमुहनवी या ड्रोमियोग्नेथस प्रकार की होती है। सिरिका बोमर, ये बॉन्स है, बड़ी चौड़ी पैलेटाइल के मध्य स्थित होती है। ये छोटी संकीर्ण पैलेटाइल को मिलने देती है।
पैलेटाइन्स छोटी रोस्ट्रम से संदिग्ध नहीं होती। लंबी पैरास्फिनॉइडस रोस्ट्रम से संदिग्ध होती है। टेरिगाइड्स अचल होती है जबकि इसमें चल होती है। बेसिटेरिगाइड प्रवर्त भली भांति विकसित होता है, इसमें भली प्रकार विकसित इसमें भी है। छोटा या अनुपस्थित होता है। बेसिटेरिगाइड इसमें विकसित है, इसमें छोटा या अनुपस्थित है। पुच्छफाल पाइगोस्टाइल छोटा या अनुपस्थित है जबकि इनमें भली भांति विकसित होता है। इसी तरह उरोस्थी स्टर्नम चपटी अवशेषी या नौतल न होने के कारण चाटी सदृश राफ्ट लाइक, जबकि जो कैरिनिटी है उनमें भली भांति विकसित मध्य अधर नौतल उपस्थित। अंकुश प्रवर्ध यानी अनसिनेट प्रोसेस, इसमें अंकुश प्रवर्ध के अंतर्गत अवशेषी रेटिटी में अवशेषी अनुपस्थित है, कैरिनिटी में उपस्थित है। कोराकाइड और स्कैपुला अपेक्षाकृत छोटी अधिक कोण पर संयुक्त, जबकि इसमें अपेक्षाकृत बड़ी संयुक्त नहीं है बल्कि एक न्यून कोण पर जुड़ी हुई। क्लेविकल्स छोटी या अनुपस्थित, फर्कुला नहीं बनता। इसमें दोनों क्लेविकल्स और इंटरक्लेविकल एक बीरूपी फर्कुला बनाने को संयुक्त होता है। इलियम और स्चियम प्राय पीछे स्वतंत्र रहती है, इधर इलियम स्चियम पीछे संयुक्त हो जाती है। संधान सिम्फाइसिस शुतुरमुर्ग में प्यूबिक और रिया में स्किएटिक, जिसमें प्यूबिक और एक की स्किएटिक संधान अनुपस्थित होता है। पादस्थीया लिम्बोन्स बातिल न्यूमेटिक होती है यानी हवादार होती है, अंदर से खोखली होती है। हवादार इसमें नहीं है, रेटिटी कुल में नहीं है, जबकि उड़ने वाले पक्षियों में बातिल होती है यानी हवादार होती है, अंदर से खोखली होती है। अंश में पेशिया अल्प विकसित होती है, पेक्टोरल मसल्स, जबकि इनमें भली भांति विकसित होती है। अंधनाल सीकम रेटिटी में बड़ा होता है, सीकम इसमें छोटा होता है कैरिनिटी में। सैरिंग्स शब्दनी जिनसे पक्षी चहचहाते हैं, इनमें प्राय अनुपस्थित होता है जबकि इनमें उपस्थित होता है। वायुकोश एयर सैक्स कम विकसित होते हैं रेटिटी में, कैरिनिटी में भली भांति विकसित होते हैं। नर्मेसेशन रेटिटी में उपस्थित होता है जबकि कैरिनिटी में अनुपस्थित होता है। मादा में भक्षेप क्लाइटोरिस रेटिटी में उपस्थित है जबकि कैरिनिटी में अनुपस्थित है। मादा में भक्षक अंडे एग्स, कवच मोटा कड़ा, छिद्रनाल पोर कैनाल शाखित, इसमें कवच पतला भंगुर तथा छिद्रनाल अशाखित होता है। नव अंडजोत्पन्न शिशु यानी न्यूली हैश यंग पूर्वकालिक प्रीसोशियल माता पिता पर निर्भर नहीं होते, जबकि सहापेक्षी एल्ट्रीविशियल असहाय माता पिता पर निर्भर होते हैं। उदाहरण शुतुरमुर्ग, रिया, कीवी इत्यादि। इसमें उदाहरण है गौरैया, कोआ, मोर, उल्लू इत्यादि। असतत वितरण उड़नहीन पक्षी असतत वितरण का एक अनोखा उदाहरण है। यह केवल जीवित जातियों पर विचार करने पर ज्ञात होता है कि दक्षिणी गोलार्ध के बड़े बड़े भागों में से प्रत्येक में रेटिटी का केवल एक गण होता है जो कि अन्य कहीं नहीं पाया जाता। वे दूरस्थ क्षेत्रों में वितरित होते हैं, जैसे कि दक्षिणी अमेरिका में रिया, अफ्रीका और एशिया में शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रेलिया में कैसोबरी और एमू, न्यूजीलैंड में कीवी। यह वास्तव में अत्यंत महत्वपूर्ण आश्चर्य है कि इतने निकट संबंधी दो वंश जैसे रिया और स्ट्रूथियो क्रमशः दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका जैसे परस्पर इतनी दूर स्थित पाए जाते हैं। जीवित सदस्यों का यूरोप और उत्तरी अमेरिका में पूर्णतः अभाव होता है, परंतु वहाँ इनके जीवाश्मों का पाया जाना केवल यही सिद्ध करता है कि कभी उड़नहीन पक्षी अपनी वर्तमान सीमाओं तक ही सीमित
नहीं थे, बल्कि पृथ्वी के अधिकतर भाग पर व्याप्त थे। इनकी उत्पत्ति के बारे में हम बात करते हैं। तो जो रेटिटी की उत्पत्ति है, उड़ानहीन पक्षियों की उत्पत्ति पूर्वज परंपरा एक बहुत ही उलझनपूर्ण समस्या रही है और इस संबंध में विभिन्न मत प्रकट किए गए हैं। सर्वाधिक स्वीकृत मत के अनुसार ये पक्षी उड़ने वाले पूर्वजों से विकसित हुए और केवल द्वितीयक रूप से उन्होंने उड़ानहीन स्थलीय जीवन पद्धति का पुनः अनुकूलन किया। और इसको इस तथ्य से भी समर्थन मिलता है कि रेटाइटस में उड़ान के प्रति अनुकूलन दर्शाने वाले अनेक आकार की लक्षण विद्यमान है। यह कल्पना करना कठिन होता है कि इनके पूर्वज ने इन लक्षणों को अर्जित किया था, पर वे उड़ने के योग्य नहीं थे। अर्थात पूर्वज पक्षियों द्वारा उड़ान के अर्जन करने का एक कारण सामान्यतः भूमि पर अपने शत्रुओं से बच भागने के लिए अधिक योग्य होना था। यदि शत्रु हटा दिए जाते तो उड़ने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो फिर उड़ान की आवश्यकता क्या पड़ती और इनका अडप्टेशन नहीं होता। अतः भूमि पर जिन क्षेत्रों में प्रचुर भोजन आपूर्ति थी, व्यवहारिक रूप से कोई स्थलीय परवक्षी प्रतियोगी नहीं थे, वहां पूर्वज रेटाइटिस ने स्वाभाविकता उड़ान बंद कर दिया और पूरे समय पृथ्वी पर ही बने रहे, जिससे अपनी शक्ति को केवल भोजन प्राप्ति के लिए संरक्षित रख सकते थे। रोमर द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त मत का समर्थन रेटाइटिस का आधुनिक भौगोलिक वितरण भी करता है। वे सब उन क्षेत्रों में रहते हैं जो अब या तो अतीत में भूमि पर पक्षियों के भयंकर शत्रुओं से मुक्त थे, या फिर कतिपय रेटाइटिस की पूर्वज परंपरा प्रारंभिक सीनोजोइक महाकल्प तक अनुरेखित की जा सकती थी। तब अनेक बड़े भूमि निवासी नियोगनेथी पक्षी भी मौजूद थे। उस समय पक्षियों और आरंभिक स्तनधारियों में उस भूमि क्षेत्र की विजय के लिए तीव्र प्रतियोगिता रही होगी, जिसे तब तक बड़े सरीसृपों ने खाली कर दिया था। जबकि सामान्य स्तनधारी जीते, केवल थोड़े से भूमि निवासी पक्षी भी जीवित बचे और उन्होंने आधुनिक उड़ानहीन पक्षियों को उत्पन्न किया।